नमस्कार विद्यार्थियों। एग्जाम हेल्प छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे लैब असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पहला टेस्ट हुआ है। उसमें भौतिक विज्ञान का जो पार्ट था रोटेशनल मोशन घूर्णन गति उसका जो क्वेश्चन पूछे गए थे 30 क्वेश्चन उनका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे देखेंगे अपने। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस लैब असिस्टेंट टेस्ट सीरीज के साथ साथ कुछ ही दिनों में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो वीडियो सीरीज है वो शुरू करें, यानी कि हम सिलेबस का वीडियो के माध्यम से पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज में जुड़ें और हमारी जो ऑनलाइन क्लासें लगेगी जो हम सिलेबस के हिसाब से करेंगे अभी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम जो हुए हैं अब तक उन पेपरों का जो लेवल देखते हैं तो आप 11th और 12th का जो बुक्स हैं वो पढ़ेंगे तो वो भी बहुत पर्याप्त है। इतने हार्ड क्वेश्चन या टफ लेवल नहीं जो अदर एग्जाम में पूछ जाते हैं, वैसा नहीं है। बिल्कुल जो बुक में आपने पढ़े हैं वैसे ही क्वेश्चन वो टफ होते हैं वहाँ पे। तो आप जो ये सिलेबस दिया गया है जिसमें 12 टॉपिक है शायद, सॉरी 10 है फिजिक्स में। तो ये जो टॉपिक हैं ये आप फिजिक्स की बुक जो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी है या उससे थोड़ी पुराने वाली बुक आपको मिल जाती है, उसके अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो जल्दी हम इसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। आप टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस शुरू ज्वाइन कीजिए। और अब अपने बात करते हैं जो टेस्ट हुआ था इसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था सॉरी इस टॉपिक में क्या क्या है, इस टॉपिक में आपके पास जड़त्व आघूर्ण है, बल आघूर्ण है, रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग संरक्षण है और लोटनिक गति है और ज्यामितीय आकृतियां हैं उनके जड़त्व आघूर्ण है। और उसके बारे में आपको इसमें जड़त्व आघूर्ण के बारे में पूरी जानकारी होनी भी चाहिए, बेसिक जानकारी जो होती है वो आपको होनी चाहिए। और इतने 4 एग्जाम में एक बार है जो द्रव्यमान केंद्र पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हमने द्रव्यमान केंद्र के ऊपर भी इसमें डाल रखा है। वैसे सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है द्रव्यमान केंद्र के बारे में, लेकिन फिर भी हमने क्वेश्चन डाले हैं द्रव्यमान केंद्र के बारे में। आप सरफेसली जानकारी रखिए, 2-4 जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखिए। तो पहला क्वेश्चन है वो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पर ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के बीच की दूरी 1.1 एंगस्ट्रम है, दिया गया ये। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 एएमयू है एवं ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान 16 एएमयू है। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो ये मान लेते हैं कार्बन का परमाणु है और ये ऑक्सीजन का परमाणु, ठीक है। और परस्पर कितनी दूरी पर है ये 1.1 एंगस्ट्रम दूरी पर है। और कार्बन का द्रव्यमान दे रखा है। कार्बन के द्रव्यमान को मैं इसका जो कार्बन का द्रव्यमान इसको मैं m1 मान लेता हूँ और इसको m2 मान लेता हूँ। m1 का मान दिया हुआ है 12 AMU, जिसको मैं लिखता हूँ 12 गुना 1.66 गुना 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। और ऑक्सीजन का जो दिया गया है द्रव्यमान वो 16 AMU है और उसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ऐसे लिख सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बतानी है। ये तो आपको पता है कि द्रव्यमान केंद्र इन दोनों के बीच में हो, क्योंकि दो ही कणों का निकाय है तो इनको मिलाने वाली जो अक्ष है उसके ऊपर इसका द्रव्यमान केंद्र। तो दो कणों वाले में कैसे करते हैं कि दो कणों में एक कण को हम मूल बिंदु पे मानते हैं और एक निर्देश तंत्र बना लेंगे। वैसे तो एक्स और वाई एक्स बनती है, लेकिन इसमें एक्स अक्ष से काम चलेगा, एक्स अक्ष पे हमने मान लिया। और पहला बिंदु जो है, जो पहला बिंदु है ये, इसको हमने मूल बिंदु पे मान लिया, यानी कि कार्बन परमाणु के जो निर्देशांक है वो है 0 0। ऑक्सीजन के कहाँ होंगे, तो ऑक्सीजन आप देखिए यहाँ से ये कितनी दूरी है 1.1 एंगस्ट्रम है और दूसरी वाई एक्स पे कोई नहीं है निर्देशांक, तो ये 0 हो जाए। यानी कि जो द्रव्यमान केंद्र होगा यहाँ कहीं बीच में होगा और उसके निर्देश तंत्र होगा, उसका जो निर्देशांक होगा एक्स सी एम और वाई सी एम। लेकिन आपको पता है दोनों इसी अक्ष पर ही होगा, तो मतलब वाई निर्देशांक तो 0 होगा
क्योंकि दो ही कणों का निकाय है तो एक ही लाइन पे काम होना है। तो एक्ससीएम कैसे निकालेंगे? तो एक्ससीएम निकालने का आपने तरीका पढ़ा होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 बट्टा में m1 प्लस। तो m1 की वैल्यू रख देंगे, अभी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सीधा m1 का मान लिखूंगा 12 गुणा में x1। तो पहले का जो निर्देशांक है वो कितना है? 0 प्लस m2, ये भी x2 है। m2 कितना है? तो m2 है 16 गुणा में कितना एंगस्ट्रम है? ये 1.1 एंगस्ट्रम है। तो एंगस्ट्रम का मतलब कितना होता है? 1.1 एंगस्ट्रम बोले तो 1.1 एंगस्ट्रम मतलब 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 10। चलो मैं लिख देता हूँ, 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 10। ठीक है। और आपको पता है दोनों ही द्रव्यमानों का मात्रक एएमयू है, तो एएमयू के लिए मैंने बाहर गुणा में लगा दिया 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27। बट्टा में कितना होगा? m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 होगा, वो होगा 16 और 12 कितने हो गए? 16 और 12 हो गए 28 AMU, यानी कि 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 19 का 27। तो ये तो सीधा कट ही जाएगा, कॉमन आके कट जाएगा ये। अब कितना बचेगा? ये 0 हो गया, तो ऊपर बचेगा 16 और 1.1 से गुणा करेंगे 16 को, तो ये आएगा 16 को 1.1 से गुणा कर लेते हैं। 16 को यदि 1.1 से गुणा करें तो ये आएगा 17.6। तो ऊपर रह जाएगा 17.6 गुणा में 10 की पावर माइनस 10 बट्टा में रहेगा 28। तो अब 17.6 में यदि 28 से भाग दें तो ये आएगा 0.63 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और 0.63 इंटू 10 की पावर माइनस 10 को क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम बोलते हैं। तो ये आएगा एक्ससीएम। और वाई सीएम तो 0 होगा, क्योंकि दो ही कणों का निकाय है तो वाई नहीं निकलेगा, वाई का मान 0 रहेगा। तो अब ये जो एक्ससीएम है, वो जो दूरी आई है 0.63 एंगस्ट्रॉम, वो किससे है? वो कार्बन से ऑक्सीजन। तो आपने जो मूल बिंदु पे जिसको लिया है कार्बन को, उससे ये दूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन परमाणु से 0.63 एंगस्ट्रॉम दूरी पर। थोड़ी सी गणना है, बाकी काम आसान है। फॉर्मूला ये रहेगा m1x1 प्लस m2x2 बटा में m1 प्लस m2। अगर मान लो कि कोई तीसरा कण होता है यहाँ, फिर ये वाई वाला फॉर्मूला भी एक्शन में आ जाता। आगे चलते हैं हम, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, चित्र में प्रदर्शित त्रिभुज के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इस चित्र को हल करने के लिए, द्रव्यमान केंद्र निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे? अपने दो तरीके हैं इसके, कि एक तो आप ऐसे करें कि यहाँ से, यहाँ बीचों बीच एक लंब खींचे जो इस बिंदु से मिलेगा यहाँ पर, फिर एक यहाँ से सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ये पॉइंट है, ये द्रव्यमान केंद्र होगा। और ऐसे जो ड्रॉ करते हैं आप, तो ये पॉइंट है यहाँ से, ये लाइन है वो 2:1 में कटती है, ऐसे ऐसे कर सकते। लेकिन हम आसान तरीका करेंगे। कैसे करेंगे कि ये आपको पता है कि ये त्रिभुजाकार प्लेट है, वो उस पर द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है। तो हम इसको आसानी के लिए मान लेंगे कि ये जो तीन जो द्रव्यमान है, जो त्रिभुज की कितने कोने हैं? 3 कोने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को ऐसे मान लेंगे कि 3 द्रव्यमान, m द्रव्यमान के 3 कण हैं जो किनारों पर रखे। मतलब इस पूरे प्लेट के द्रव्यमान को हमने 3 किनारों पर सेट कर दिया पूरा, बाकी बीच में कुछ नहीं, ऐसे मान लेंगे। यानी कि पूरा द्रव्यमान है, उसको हम किस रोल में देखेंगे कि तीनों द्रव्यमान है वो यहाँ कोने पे, चाहे 5 किलो है पूरा, तो माने कि 5 किलो है वो, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है और कुछ यहाँ, ऐसे मान लें। इससे हमारे आसानी क्या होगी कि ये दूरी है b और ये दूरी है h। तो जो ये द्रव्यमान है मूल बिंदु पे आ गया, इसके निर्देशांक होंगे 0 0। और इसका कितना होगा? तो ये x एक्स पे दूरी पर है, y एक्स पे ऊंचाई पे नहीं है, तो इसका निर्देशांक होगा b इंटू में 0, y निर्देशांक 0 है इसका। और इसका
एक्स अक्ष पे तो मान 0 है, लेकिन वाई अक्ष पे कितना है, एच। तो हम जो पहला द्रव्यमान है ये पहला द्रव्यमान मान लिया, ये दूसरा और ये तीसरा। इसका यदि स्थिति सदिश निकालें R1 वेक्टर, वो आएगा 0 आई के प्लस 0 जे के। दूसरे का R2 निकालेंगे तो x निर्देशांक कितना है इसका, b के साथ आई के, x निर्देशांक के साथ आई के आता है प्लस में, इसका y x निर्देशांक कितना है 0, तो 0 जे के। यानी कि ये तो R3 वेक्टर कितना होगा, R3 वेक्टर होगा इसका x निर्देशांक कितना है 0, तो 0 आई के प्लस में ये कितना आएगा एच जे के। अब वही फॉर्मूला भी जो निकाला था हमने, RCM कितना आएगा, वो आएगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर बट्टा में M1 प्लस M2 प्लस M3। अब ये वैल्यू रख देंगे हम, तो ये तो पूरा 0 ही है, तो मतलब ये टर्म 0 हो जाएगी। ये आप m को इस 0 से करेंगे तो ये तो 0 हो जाए, कोई रोल नहीं है इसका, 0 ही हो गया ये। और इसका सिर्फ होगा b जे कैप, और इसका होगा इसका होगा b आई कैप, और इसका होगा h जे कैप। वो मान हम रख देते हैं। तो ये मान जब रखेंगे तो हमारे पास ये तो 0 ही हो गया, 0 प्लस m2 का मान भी m, तीनों को हमने बराबर द्रव्यमान माना हुआ है, तो m2 का मान भी m है, और R2 का मान है b आई के प्लस में M3 का मान b m है, और इसका R3 का जो निर्देशांक है वो कितना है, h जे के बट्टा में m प्लस m कितना हो जाएगा 3m, जिसको हम लिख सकते हैं m अलग अलग लिखेंगे, इसके बट्टा में भी m b जे के आई के बट्टा में 3m प्लस में m h जे के बट्टा में भी 3m। तो हम करेंगे इसको सोल्व, तो ये आएगा b/3 आई कैप और h/3 जे कैप, ये आ जाएगा। ये किसका मान है, ये RCM वेक्टर का मान है, b बट्टा में 3 आई कैप प्लस h बट्टा में 3 जे कैप। और RCM वेक्टर कैसे होता है, RCM वेक्टर हम फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला वो होता है XCM आई कैप, YCM जे कैप और ZCM के कैप। तो आई के साथ जो गुणांक है वो x का मान है, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा b/3, ये x होगा और ये हमारा कोण होगा y होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको ऐसे हल कर देंगे अपन। आगे चलते हैं। दो द्रव्यमान 2m व कैपिटल M, दोनों कैपिटल M है, प्रारंभ में r दूरी पर हैं, परस्पर आकर्षण बल के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गति करते हैं। जब उनके बीच की दूरी r/2 होती है, उस समय इनके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा। तो आप गौर से देखिए कि दोनों जो द्रव्यमान हैं वो कैसे आ रहे हैं, आकर्षण बल के प्रभाव में। और आकर्षण बल हैं वो जो है आंतरिक बल होता है, वो बाह्य बल नहीं होता। और आंतरिक बलों के प्रभाव में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब द्रव्यमान जैसे मान लो r दूरी पे है, ये दूरी कितनी है दोनों के बीच की, r। मान लो द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, तो जब इनके बीच की दूरी है वो कितनी रह जाएगी, r/2 रह जाएगी, तो भी द्रव्यमान केंद्र वहां का वहीं रहेगा। मतलब ये निर्देशांक अगर 1 1 है तो अभी भी निर्देशांक कितना होंगे, 1 1 होंगे। मतलब द्रव्यमान की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्थिति क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि तो कांस्टेंट रहेगी तो वेग कितना होगा, वेग होगा dr/dt। तो जब स्थिति बदली नहीं है, नियत है, तो नियत का त्वरण अवकलन कितना होता है, 0 होता है। तो वेग भी 0, और वेग 0 है तो त्वरण भी कितना होगा, त्वरण भी 0 होगा। तो त्वरण कितना हो जाएगा, 0। याद रखना है कि आंतरिक बलों के प्रभाव में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वेग भी 0 होता है और त्वरण भी 0 होता है। बाह्य बल लगाने के बाद द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका लॉजिक यही था बस। चार कणों को जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान समूल है एक L भुजा वाले वर्ग के शीर्षों पर रखा गया है। वर्ग के तल के लंबवत एवं इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः निकाय की घूर्णन त्रिज्या। पहले तो आप चित्र बनाएंगे कि चार द्रव्यमान हैं जो
एल भुजा वाले वर्ग के शीर्ष पर हैं, वर्ग बनाना है, 4 द्रव्यमान है, ये भी एम, ये भी एम, ये भी एम और एम। तो ये भी एल लंबाई है, इस भुजा की लंबाई भी एल है, सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है, एल है। वर्ग के तल के लंबवत, तो वर्ग का तल कौन सा होगा, ये हो गया, इसके लंबवत, लंबवत कौन हो गया, ये कौन सा हो गया लंबवत, ऐसे जो पेन, ये पेन ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये पेन, ये है वर्ग के तल के लंबवत, ऐसे, ठीक है। तो वर्ग के तल के लंबवत और इसके केंद्र से गुजरने वाला, तो आपको पता है इसका केंद्र कहाँ होगा, तो जो वर्ग का केंद्र होता है वो कहाँ होता है, वर्ग का केंद्र ये बीचों बीच, यहाँ तो दोनों विकर्ण काटे वहां होता है, यहाँ। तो इस अक्ष के परितः आपसे घूर्णन त्रिज्या पूछिए, घूर्णन त्रिज्या, यानी कि घूर्णन त्रिज्या कौन होती है, के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना होगा आपको। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है आई बराबर द्रव्यमान गुणा में घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग, द्रव्यमान गुणा घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग, ये जड़त्व आघूर्ण। तो इसमें 4 कण है और ये घूर्णन अक्ष है, तो इस घूर्णन अक्ष से ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये दूरी कितनी होगी, ये एल है, तो ये एल है, तो पूरा ये विकर्ण जो होगा या ये कर्ण होगा, तो ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये हो जाएगा, पूरी जो भुजा है वो तो होगी √2l, और आधी कितनी होगी, तो आधी होगी √2l बट्टा में 2, ये आधी सिर्फ इतनी, तो ये भुजा होगी √l बट्टा में 2, यानी कि l बट्टा में √2, यानी कि इस भुजा की लंबाई भी l बट्टा √2, इसकी भी l बट्टा √2, ये भी l बट्टा √2 और ये भी l बट्टा √2। तो जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो जड़त्व आघूर्ण कैसे होता है, जैसे एक का निकालूं तो वो होगा m l बट्टा में √2 का स्क्वायर, दूरी कितनी है, इस घूर्णन अक्ष से इस द्रव्यमान की इतनी, l बट्टा √2 है, तो टोटल जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, 4 है, तो 4, चारों समान दूरी पर, द्रव्यमान भी समान है, तो सीधा ही क्या करो, एक वाले का इससे गुणा कर दो, ये कितना होगा, ये होगा ml² बट्टा में 2 बन जाएगा, ml² बट्टा में 2। इससे जो जड़त्व आघूर्ण आएगा टोटल निकाय का इस अक्ष के परितः, वो आएगा 2ml²। अब घूर्णन त्रिज्या क्या चीज होती है, तो घूर्णन त्रिज्या वो एक दूरी है, घूर्णन अक्ष एक, जैसे इसमें तो 4 दूरियां, ये जैसे मान लो इसको आप ऐसे समझे, आपने पढ़ा हो घूर्णन त्रिज्या के लिए कि ये कोई अक्ष है, अब यहाँ पर कोई कण है, उसकी दूरी r1 है, इसकी दूरी r2 है, ये दूरी r3 है, ये दूरी r4 है, तो आप जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे कि m r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² सभी को जोड़ देंगे, तो जड़त्व आघूर्ण आ गया। घूर्णन त्रिज्या क्या है कि आपको सिर्फ एक दूरी चुननी है, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी सिर्फ एक ही दूरी लेनी है, कि उस दूरी के वर्ग को उस पूरे पिंड के द्रव्यमान से गुणा करते जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए। इस पूरे पिंड का द्रव्यमान मान लो बड़ा m है, इस m को एक दूरी चुननी है आपको फिक्स, की उस दूरी के वर्ग को गुणा करते ही क्या मान प्राप्त हो जाए हमारे को, आई, जड़त्व आघूर्ण प्राप्त। तो जब भी घूर्णन त्रिज्या होती है उसे हम k मानते हैं, और उस पिंड के द्रव्यमान को m से गुणा करते ही, सॉरी, उस पिंड के द्रव्यमान m को घूर्णन त्रिज्या के वर्ग से गुणा करते ही जड़त्व आघूर्ण का वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। तो बहुत दूरियां थी, हमारे को एक दूरी लेनी है, स्टैंडर्ड दूरी। तो इस आई की जगह मैं लिखूंगा कि वो घूर्णन त्रिज्या मान लो k है, तो m × k² बराबर 2ml। m क्या है, उस पूरे निकाय का द्रव्यमान, तो इस पूरे निकाय का द्रव्यमान कितना है, m प्लस m प्लस m कितना होगा, 4m, तो 4m k² बराबर 2ml², m से m कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2, तो ये आएगा k² बराबर l² बट्टा में 2, तो k बराबर कितना आएगा, l बट्टा में √, तो घूर्णन त्रिज्या कितनी हो जाएगी, l बट्टा √2 हो जाएगी। हालांकि ये सीधा डायग्राम से पता चल रहा था कि ये सभी दूरियां बराबर है, तो l बट्टा √2, एक फिक्स दूरी, तो l बट्टा √2, लेकिन निकालना है हमारे को, मैथमेटिकली ऐसे निकाल देंगे, l बट्टा √2, ये घूर्णन त्रिज्या का मान, और इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण कितना है, 2ml²। आगे चलते हैं, पिंड की घूर्णन त्रिज्या निर्भर करती है। देखिए आप पिंड की घूर्णन त्रिज्या का अगर आप फॉर्मूला देखें, तो अभी जो डायग्राम बनाया था मैंने,
अभी डायग्राम बनाया था जो, इसकी R1 R2 R3 जितनी भी दूरियां हैं कणों की, उसके हिसाब से क्या होगी, वो होगी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 बट्टा में कणों की संख्या। ये घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला था। आर क्या है, ये छोटे R1 R2, ये है घूर्णन अक्ष से दूरियां। ये घूर्णन अक्ष से क्या है, दूरियां। यहाँ पे एक कण है M1, उसकी दूरी R1 है। यहाँ कण है कोई, उसकी दूरी कितनी है, R2। तो ये दूरियां हैं। और अगर मान लो कि ये पिंड है, इसकी घूर्णन पहले है थी, अब मैंने कहा कि अब इसकी घूर्णन ये है, तो अब ये दूरियां क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। पहले कुछ अलग है, अब इस कण की, जैसे इस कण की दूरी R1 है, तो अब इस कण की दूरी कुछ और हो जाएगी। तो मतलब घूर्णन त्रिज्या का मान एक तो किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान वितरण पर। द्रव्यमान वितरण मतलब द्रव्यमान कितनी कितनी दूर पर है, यानी कि R1 R2 पर निर्भर कर रहा है। एक तो द्रव्यमान वितरण पर और एक घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है। घूर्णन अक्ष कौन सी है, तो घूर्णन अक्ष कई प्रकार की हो सकती है, जैसे चक्ति के तल के लंबवत होती है, स्पर्श रेखीय होती है, व्यासत होती है, अलग अलग होती है। तो द्रव्यमान वितरण व घूर्णन अक्ष पर निर्भर करती है घूर्णन त्रिज्या का मान। आगे चलते हैं। एक चक्ति का द्रव्यमान m व त्रिज्या r है। चक्ति के किनारे को स्पर्श करती हुई तथा उसके तल में स्थित अक्ष के परितः अथवा व्यास के समांतर अक्ष के परितः उसका जड़त्व गुण। एक चक्ति है, ये चक्ति बना दी मैंने। चक्ति का ये सामने बड़ा फेस है, ये चक्ति है, मतलब इसका तल है वो बोर्ड का ही तल है, जिसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कैपिटल M, और चक्ति की त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R है। चक्ति के किनारे को स्पर्श करती हुई तथा उसके तल में स्थित, मतलब तल में स्थित यही होगी, यानी कि तल में स्थित मतलब व्यास के समांतर। ये व्यास ही हो गया, ये कौन है, व्यास है, और ये स्पर्श रेखी है, स्पर्श रेखा है। तो यानी कि आपको व्यासत और स्पर्श रेखी, व्यासत और स्पर्श रेखीय जड़त्व आघूर्ण पूछा है। तो कैसे निकालते हैं, तो चक्ति का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो मान लेते हैं, कि वो आपको याद होना चाहिए। चक्ति का जो व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है mr² बटा 4। प्लस में हम समांतर अक्षों के प्रमेय यूज करें कि इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो कैसे आता है वो ये जो अक्ष है वो ऐसी अक्ष लेनी है यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली, जो इसके क्या रहे, समांतर। तो इस व्यास, इस स्पर्श रेखा के समांतर कौन सी है, व्यासत अक्ष है। तो व्यासत अक्ष का लेना है जड़त्व आघूर्ण, प्लस में उन दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है उसका वर्ग करना है, और फिर उस पिंड के द्रव्यमान को क्या कर देना, गुणा। ऐसे कर, दोबारा समझिए, जिस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, समांतर अक्षों की प्रमेय ये, तो कैसे करते हैं कि इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान है वो उस अक्ष के समांतर और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्लस में उस पिंड का द्रव्यमान कितना है m, और गुणा में दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग से गुणा करके दोनों को आपस में जोड़ते हैं। यानी कि यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ इस अक्ष के समांतर वो अक्ष लेनी है जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरे। हालांकि द्रव्यमान केंद्र से एक ऐसे भी गुजर सकती है, लेकिन ये वाली नहीं, ये वाली जो है अक्ष, ये वाली अक्ष है वो तो इसके क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। आपको इसके समांतर वाले लेने तो इसके जैसी यही होगी, और ये कौन है, व्यास। तो व्यास वाली ये उतना होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 5/4 mr²। इसका मान यह आ जाए जड़त्व। समांतर अक्षों की प्रमेय से हल किया हमने, समांतर अक्षों की। आगे चलते हैं हम। ABC एक समान मोटाई की एक त्रिभुजाकार प्लेट है। इसकी भुजाएं चित्रानुसार अनुपात में है। प्लेट की भुजा AB, BC तथा CA के परितः जड़त्व आघूर्ण क्रमानुसार IA, IB तथा IAB, IBC तथा ICA हैं। इस व्यवस्था के लिए नीचे लिखे संबंधों में से कौन सही है। IC अधिकतम होगा, IAB बड़ा होगा IBC से, IAB छोटा होगा IBC से, IAB प्लस IBC बराबर ICA। तो देखिए कि IAB प्लस IBC इन दोनों का योग कब बराबर, इसके बराबर नहीं हो सकता। इन दोनों का योग किसके बराबर होता, अगर कोई ऐसे अक्ष होती तो बराबर होता।
लंबवत अक्षों की परत में से, तो ये बात संभव ही नहीं है। और जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है कि आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। आर दूरी है द्रव्यमान की और एम क्या है द्रव्यमान, यानी कि आई तब ज्यादा होता है जब द्रव्यमान की दूरी क्या होती है ज्यादा। यानी कि मान लो एक वस्तु मेरे से इतनी दूर है और यही अक्ष है, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, और एक वस्तु मेरे से बहुत दूर बंधी हुई है, ऐसे समझ लीजिए, उसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति पहले ऐसे घूम रहा है, ऐसे एक अक्ष पे, तो उसका जड़त्व आघूर्ण कम होगा। अगर वो हाथ फैला लेगा उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान वितरण ज्यादा दूर हो गया, हाथ तो मतलब हाथ का कुछ द्रव्यमान है वो ज्यादा दूर चला गया है, तो जड़त्व आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। तो मतलब द्रव्यमान जितनी ज्यादा दूर होगा घूर्णन अक्ष से, उतना ही जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो द्रव्यमान वितरण जितना ज्यादा दूर, यानी कि द्रव्यमान वितरण अगर ज्यादा है, ज्यादा दूर है, तो जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, द्रव्यमान वितरण मतलब द्रव्यमान कितनी दूर तक है, ऐसे समझ लीजिए। तो अब इसमें अपने गौर से देखें, चित्र में सीधा ही रफली आइडिया लें कि ये आई ए बी और आई सी क्या है। ये तो आई ए बी मतलब मैं आई ए बी जब बोलता हूं तो मैं ये अक्ष ये लेनी है मेरी, इसके सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा आई ए बी। अब देखो आई ए बी से ज्यादा दूर कितना है द्रव्यमान, 3 मीटर दूर पर है, यानी कि आई ए बी है वो तो होगी 3 की स्क्वायर के समानुपाती। अब देखो आई बी सी जब मैं बात करता हूं तो इस अक्ष को मैं घूर्णन अक्ष मानूंगा, इससे द्रव्यमान वितरण कितनी दूर हो सकता है, ज्यादा 4 मीटर। तो आई बी सी है वो 4 के समानुपाती, 4 स्क्वायर। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है, इन दोनों में आई बी सी ज्यादा होगा, क्योंकि 4 ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा इस अक्ष से ज्यादा दूर है, सॉरी इस अक्ष से ज्यादा दूर है, किससे, आई बी सी वाली अक्ष, मतलब बी सी भुजावर्त से द्रव्यमान ज्यादा दूर है। तो आई बी सी बड़ा होगा और आई ए बी क्या होगा, छोटा। तो आई बी सी इज ग्रेटर देन आई ए बी, इसका ये आंसर हो जाएगा। आई सी ए अधिकतम होगा क्या, तो आई सी ए अधिकतम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे जो द्रव्यमान, मान लो इस अक्ष को मान रहे हो आप, इस अक्ष को अगर आप मान रहे हो, इससे द्रव्यमान वितरण ज्यादा ये हो गया, यही होगा। और आपको पता है कि ये जो दूरी है वो इससे और इससे छोटी ही रहेगी, तो द्रव्यमान वितरण ज्यादा दूर नहीं है। समझ में आ रही बात आपको, मतलब इससे भी थोड़ा कम रहेगा और इससे भी थोड़ा कम रहेगा, तो ये संभव नहीं है। तो ये कौन सा आंसर होगा इसका, आई ए बी है वो आई बी सी से छोटा होगा, सी नंबर ऑप्शन सी होगा। द्रव्यमान वितरण जितना ज्यादा दूर, जड़त्व आघूर्ण उतना ही ज्यादा। एक समरूप बेलन की त्रिज्या r तथा लंबाई l है। इस बेलन का इसके तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण एक अन्य समान बेलन की लंबाई के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर है तब। तो आप समझिए कि एक बेलन है, ऐसे नहीं बनाएंगे अपने, ऐसे बनाएंगे। ये बेलन है, दो चित्र बनाने पड़ेंगे अपने को। ये बेलन की अक्ष होती है, बीचों बीच जाती है, पहला डायग्राम। बेलन की त्रिज्या कितनी है r, द्रव्यमान कितना है m, और लंबाई कितने बेलन की l है, ठीक है। और पहले एक बेलन की अक्ष भी यही है। दूसरा डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन अब की बार अक्ष अलग है। लंबाई वही है बेलन की l, और त्रिज्या कितनी है r, द्रव्यमान कितना है m, लेकिन अब की बार अक्ष ये है। लेकिन ये कह रहा है कि पहला बेलन का जड़त्व आघूर्ण मान लो ये I1 है, और दूसरा कितना है I2। I1 का मान I2 के क्या है, बराबर है। ये बात दोबारा समझिए, एक समरूप बेलन की त्रिज्या r तथा लंबाई l है, तथा इस बेलन का इसके तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो तल के लंबवत हो गया और ये अक्ष के परितः हो गया जड़त्व आघूर्ण, जिसको हमने माना I1। तो जो ये I1 है वो एक अन्य समान बेलन मतलब लंबाई वगैरह सारी समान है, बेलन की लंबाई के लंबवत, तो ये लंबाई होगी, इसके लंबवत अक्ष यही होगी, लंबाई के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली तो यही अक्ष होगी, से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के क्या है, बराबर, यानी कि ये I1 और I2 बराबर दिए। अब I1 का मान कितना होता है, तो I1 का मान हम इन दोनों बेलनों को ठोस मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ठोस बेलन।
तो इसका कितना होगा जड़त्व आघूर्ण? देखिए ठोस बेलन ठीक वैसे ही है जैसे आप चकती वाले याद रखते हो। तो ठोस बेलन को चकती मानिए, तो चकती के लिए उसके ये चकती मानिए और इसके ये अक्ष है, इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? mr² बट्टा 2। तो यही बेलन का होगा, तो ये होगा mr² बट्टा 2। I2 का मान कितना होगा? तो I2 का मान आप लॉजिक से निकालेंगे कि L लंबाई की छड़ के लिए जड़त्व आघूर्ण होता है ml² बट्टा 12। L लंबाई की छड़ हो ऐसे, तो उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? ml² बट्टा 12। तो वो भी लगेगा प्लस में। इसको आप यहां से समझिए एक चकती मानिए, तो ये लाइन जो है वो इस चकती का व्यास बनेगी, यानी कि अक्ष है वो इस चकती के लिए क्या है? व्यासत अक्ष है। और चकती के लिए व्यासत अक्ष का कितना होता है? वो होता है mr² बट्टा में 4। अब सोल्व करना आपको। तो mr² बट्टा 4 इधर जाएगा, mr² बट्टा 2 में से घटेगा, तो एक साइड में ml² बट्टा 12 बचेगा और एक साइड में बचेगा mr² बट्टा 4। और फिर हम यदि यहां से सोल्व करें तो L² बराबर आएगा 3r², या L बराबर √3r। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेंगे इसको। आगे चलते हैं हम। मुझे लग रहा है पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और इसके पेन थोड़ा बड़ा चल रहा है, मोटा चल रहा है। ठीक है, माना कि किसी कण जिसकी स्थिति सदिश आर वेक्टर है पर लगने वाला बल एफ वेक्टर है एवं मूल बिंदु के परितः इस बल का बल आघूर्ण टी वेक्टर, वैसे टो वेक्टर होता है, टी वेक्टर है तो ये कण है, मान लो बिंदु पी पर है, इसका बल है एफ वेक्टर और इसका यहाँ पे मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश है आर वेक्टर। तो आपको पता है कि जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है? टी वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी कि टी वेक्टर जो होता है वो आर वेक्टर के भी लंबवत होता है और टी वेक्टर है वो एफ वेक्टर के भी लंबवत होता है, ठीक है। और आर और एफ एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब ये नहीं कि उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाए, ये भी ध्यान। अब ये कह रहा है आर वेक्टर डॉट टी वेक्टर, यानी कि आर और टी का अदिश गुणनफल आर वेक्टर डॉट टी वेक्टर बराबर होता है आर टी कोस थीटा, ठीक है। और आर और टी दोनों क्या है? लंबवत है, इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो आर वेक्टर डॉट टी वेक्टर बराबर आएगा आर पी कोस 90, ये कितना आएगा? 0। तो आर वेक्टर डॉट टी वेक्टर हमेशा ही क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तथा एफ वेक्टर डॉट टी वेक्टर, तो ये दोनों भी क्या है? लंबवत है। तो एफ वेक्टर डॉट टी वेक्टर भी उत्तर कितना आएगा? 0। तो यानी कि इसका पहला ऑप्शन ही क्या है? सही है, पहला ऑप्शन ही सही है, दोनों 0 के बराबर है, क्योंकि आर और एफ दोनों ही टी वेक्टर या टी वेक्टर है वो आर और एफ दोनों की क्या होता है? लंबवत, और लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है? 0। आगे चलते हैं। एक पहिए पर लगने वाले नियत बल आघूर्ण इसके कोणीय संवेग को 4 सेकंड में ए नोट से 4 ए नोट कर देता है, तो बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो जो बल आघूर्ण होता है वो होता है डेल्टा एल बट्टा में डेल्टा टी। और डेल्टा एल को लिख सकता हूँ अंतिम कोणीय संवेग माइनस प्रारंभिक कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को किससे लिखते हैं हम? एल से, ठीक है। तो प्रारंभिक कोणीय संवेग कितना है? एल बराबर है, मान लेते हैं कि प्रारंभिक कोणीय संवेग तो दिया हुआ है कितना है? ए नोट। और L2 कितना दिया हुआ है? 4 ए नोट। और डेल्टा टी कितने टाइम में हो गई है? 4 सेकंड। कितने सेकंड में? 4 सेकंड। तो बराबर आएगा 4 ए नोट माइनस ए नोट बट्टा में 4, तो ये आएगा 3 ए नोट बट्टा में 4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, जैसे आपने
न्यूटन गति का दूसरा नियम लिखा है, बड़ा है डेल्टा पी बटा में डेल्टा टी। ये रेखीय संवेग और ये कोणीय संवेग। कोणीय संवेग है तो बल लागू आएगा, और रेखीय संवेग है तो बल आएगा, न्यूटन की गति के दूसरे नियम। तो इसका आंसर ये होता है। आगे चलते हैं हम। एम द्रव्यमान व आर त्रिज्या वाली एक पतली वर्ताकार बल्ले किसी क्षैतिज तल में इसके केंद्र से गुजरने वाले एक तल के लंबवत अक्ष के प्रति कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। यदि समान आकार परंतु एम बटा 4 द्रव्यमान की एक अन्य बल्ले पहली वाली बल्ले पर समकक्ष रख दी जाए तो निकाय का नया कोणीय वेग कितना होगा। तो समझिए क्या है कि एक एम द्रव्यमान की और आर त्रिज्या की बल्ले और किसी क्षैतिज तल में इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के लंबवत, इसको हम ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, और ये अक्ष और कितने कोणीय वेग से घूम रही है ओमेगा। मान लेते हैं कि प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा। इस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण कितने हैं, तो बल्ले का उसके तल के लंबवत और केंद्र से जाने वाली ज्यामितीय अक्ष भी बोलते हैं इसे, ज्यामितीय अक्ष का जड़त्व आघूर्ण होता है एम आर स्क्वायर। तो प्रारंभिक कोणीय संवेग कितना होगा, मान लेते हैं जड़त्व आघूर्ण अभी पहली कंडीशन है, इसमें I1 मान लेंगे। तो जो कोणीय संवेग होगा वो होगा I1 ओमेगा 1, और कितना होगा वो इनिशियल प्रारंभिक कोणीय संवेग, वो होगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। यही हो गया, यही हो जाएगा। अब क्या कह रहा है दूसरे में, यहां तक कर दिया हमने। यदि समान आकार परंतु एम बटा 4 द्रव्यमान, यानी कि दूसरे डायग्राम में है कि ये बल्ले पहले वाली तो है ही, अब इसके ऊपर समान आकार मतलब समान त्रिज्या की भी दूसरी बल्ले रख दी है, त्रिज्या आर बराबर उसके, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है m/4, और पहले वाले कितना था m। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जड़त्व आघूर्ण बदल जाएगा। तो नया जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, वो I2 बराबर आएगा, पहले वाला कितना था एम आर स्क्वायर, और दूसरे वाला होगा क्योंकि द्रव्यमान m बटा 4 है उसका आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 बटा 4 एम आर स्क्वायर। और पूछा क्या है कि रखने के बाद नया कोणीय वेग कितना, वो ओमेगा 2 बराबर ओमेगा। अब हमने क्या करना है कि बल्ले रखिए, तो बाह्य बल आघूर्ण कितने हैं, तो बाह्य जो बल आघूर्ण है वो 0 है। बाह्य बल आघूर्ण रखा है हमने, कोई बल आघूर्ण नहीं लगाया, यानी कि टो बराबर 0 है। टो बराबर 0 है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि प्रारंभिक कोणीय संवेग है वो फाइनल कोणीय संवेग के क्या होगा बराबर, या L1 बराबर क्या होगा L2 होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे ज्ञात करना है। तो मैं लिखूंगा L1 बराबर L2, यानी कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। तो I1 ओमेगा 1 यानी कि निकाल रखा है हमने कितना है एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा बराबर ये कितना होगा I2 का मान 5 बटा 4 एम आर स्क्वायर ओमेगा 2। एम से एम कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आएगा ओमेगा 2 बराबर 4 बटा 5 ओमेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे, कोणीय संवेग संरक्षण का। घूर्णन टेबल पर खड़ा हुआ व्यक्ति अपने दोनों हाथों को फैलाकर उनमें भार पकड़े हुए हैं तथा घूर्णी गति कर रहा है। वह अचानक अपने हाथों को सिकोड़कर शरीर से सटा लेता है, तो कौन सा कथन सत्य है। पहले हाथों को फैला रखा है फिर सिकोड़ लिया, तो आप ही बताया था कि जो जड़त्व आघूर्ण है वो द्रव्यमान वितरण के समानुपाती है। अब हाथ को पहले फैला रखा था और घूर्णन गति के अचानक अपने हाथों को क्या कर लिया सिकोड़ लिया, तो जड़त्व आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति ने खुद ने किया, उस पर बाहर से कोई बल आघूर्ण नहीं लगा, और बाहर से बल आघूर्ण नहीं लगाया तो कौन सा संरक्षण लगेगा, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से। तो कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। नियत मतलब आई और ओमेगा, आपको पता है एल बराबर आई इंटू ओमेगा, तो जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग वो होता है, वो कोणीय संवेग होता है, वो नियत रहेगा। नियत रहेगा, नियत रहने का मतलब है कि जो कम हो रहा है, जैसे आई है वो ऐसे लिख सकता हूँ नियत की जगह कॉन्स्टेंट सी बटा में ओमेगा। तो यदि आई कम हो गया है, ये दोनों व्युत्पन्न पता है ना, आई कम हो गया है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कोणीय वेग क्या हो जाता है, बढ़ता है, कोणीय वेग बढ़ता है। ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, कोणीय वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण कम होते ही आप याद रखें सीधा ये थोड़ा सा
समराइज रखें कि कोणीय संवेग सर्वक्षण नियम में अगर जड़त्वागुण कम हो रहा है, कोणीय वेग के मान में वृद्धि होती है, और जड़त्वागुण बढ़ गया तो कोणीय वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हाथ से कुड़े थे, द्रव्यमान वितरण नजदीक आ गया था, जड़त्वागुण कम हो गया और कोणीय वेग बढ़ गया। आगे चलते हैं। एक चकती क्षैतिज सतह पर बिना फिसले लुढ़क रही है, सी इसका द्रव्यमान केंद्र है तथा क्यू व पी सी से समान दूरी पर स्थित हैं। पी क्यू तथा सी पर बिंदुओं के वेग क्रमशः होंगे। देखिए कि ये चकती ऐसे घूर्णन कर रही है, कितने कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से। अब बात है कि कौन सी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है, तो हम इस सतह वाला पॉइंट देख लेंगे। इस अक्ष के सापेक्ष ये घूर्णन गति कर, यानी कि सपस रेखीय अक्ष है, लंबवत अक्ष है, सपस रेखीय और लंबवत अक्ष। तो इससे ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी आर पी, ये होगी आर सी, और ये होगी आर क्यू। अब पूछा इनके वेग, तो मान लेते हैं कि ये इसका जो रेखीय वेग है वो वीपी है, इसका वेग कितना है वीसी, और इसका वेग है वी क्यू। और रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, v बराबर होता है आर ओमेगा। तो मतलब v उसका ज्यादा होगा जिसका r क्या है, ज्यादा। r ज्यादा तो v भी ज्यादा। तो आप देख पा रहे हैं कि इससे जो दूरियां हैं, सबसे ज्यादा दूरी किसकी है, q की, उससे कम c की, और सबसे इस पॉइंट से सबसे कम किसके, p की। तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो आपको पता है आर क्यू बड़ा है आर सी से, और आर सी बड़ा है आर पी से। तो बी क्यू बड़ा होगा बी सी से, और बी सी बड़ा होगा बी सी। इनके कोणीय वेग समान रहेंगे, लेकिन रेखीय वेग दूरी के हिसाब से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब एक चकती का इसकी अक्ष के प्रति जड़त्वागुण आई है, इसके तल में स्थित स्पर्श रेखा के प्रति इसका जड़त्वागुण कितना। तो चकती का इसकी अक्ष के प्रति है, तो चकती है इसके अक्ष, अक्ष का मतलब होता है तल के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला। तो ये जड़त्वागुण कितना है, आई है। और वैसे इस आई का मान कितना होता है चकती के लिए, वो होता है एम आर स्क्वेयर बट्टा में 2। तो यहां से यदि मैं एम आर स्क्वेयर का मान निकालूं तो कितना आएगा, 2 आई। ये मेरे को चाहिए मान। इसके तल में स्थित, क्योंकि मान आई के रूप में आ रहा है, इसलिए इसके तल में स्थित स्पर्श रेखा के परितः इसका जड़त्वागुण कितना होगा। तो इसके तल में स्थित स्पर्श रेखा, तो अब तल के लिए आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे पूरी शक्ति ऐसे दिखाएंगे, ये तल में स्थित है और स्पर्श रेखा है। इसके सापेक्ष जड़त्वागुण कितना होता है, तो शक्ति के लिए वो होता है एम आर स्क्वेयर बट्टा में 4 प्लस में एम आर स्क्वेयर, क्योंकि ये व्यासत होगी, व्यासत के लिए होता है शक्ति के लिए एम आर स्क्वेयर बट्टा 4, और ये दूरी कितनी है आर, तो एम आर स्क्वेयर बट्टा 4 प्लस में एम आर स्क्वेयर, तो होगा 5 बट्टा 4 एम आर, ये होगा। ठीक है, तो आई बराबर आ गया, नया जो आई है वो 5 बट्टा 4 एम आर स्क्वेयर होगा। और एम आर स्क्वेयर का मान कितना है, वो है एम आर स्क्वेयर का मान 2 आई। ये हो जाएगा 5 बट्टा में 2 आई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति किसी वृत्तीय प्लेट के सिरे पे खड़ा हुआ है, जो इसके केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के प्रति कोणीय वेग ओमेगा से गुणन करे। यदि व्यक्ति त्रिज्या के अनुदिश अक्ष की ओर चलना प्रारंभ कर दे तो इसका कोणीय वेग होगा। तो एक वृत्तीय प्लेट है, इसको चकती मानिए, और ये चकती घूम रही है ऐसे कोणीय वेग ओमेगा से। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ है पहले, और व्यक्ति त्रिज्या के अनुदिश अक्ष की ओर चलने लगता है, इधर आने लगता है। तो पहले यहाँ है, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो मतलब ये जो द्रव्यमान है वो अक्ष के नजदीक आ रहा है। तो जड़त्वागुण है वो दूरी के क्या है, दूरी कम होती जा रही है ना, दूरी के वर्ग के समानुपाती है, तो दूरी कम होती जा रही है, तो जड़त्वागुण यानी कि द्रव्यमान भी तो नजदीक आ रहा है, दूरी कम हो रही है, जड़त्वागुण कम हो जाएगा, तो कोणीय वेग कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता ना कि कोणीय संवेग सर्वक्षण नियम से आई ओमेगा नियत रहना चाहिए, आई ओमेगा नियत है तो एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा, और एक घटेगा दूसरे को बढ़ना। तो आई तो घट गया तो ओमेगा बढ़ गया, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोणीय वेग बढ़ जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
एक दृढ़ पिंड की घूर्णन गति में पिंड के सभी कण समान रेखीय चाल तथा समान कोणीय चाल चलती है। आप याद रखें कि कोई भी दृढ़ पिंड है, जैसे वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो चाहे ये कण ले लो, जब मान लो 3 है, ए बिंदु पर एक कण, एक बी बिंदु पर, एक सी बिंदु पे, तो इनकी दूरी है, इसकी r1 है, इसकी r2 दूरी है, इसकी r3 है। तो इसका कोणीय वेग आपसे पूछे तो कितना है, इसका कोणीय वेग भी ओमेगा है, इसका कोणीय वेग भी ओमेगा है, इसका कोणीय वेग मतलब कोणीय चाल, यानी कि कोणीय चाल जो होती है वो हमेशा नियत रहती है पूरे पिंड की। जितने कोणीय चाल से पिंड घूम रहा है, उस वो कण जो पिंड जितने भी कणों से मिलकर बना है, उन सभी कणों की कोणीय चाल भी ओमेगा रहेगी, फिक्स है। लेकिन रेखीय चाल, क्योंकि रेखीय चाल में आता है v बराबर आर ओमेगा, दूरी भी मैटर करती है, तो जिसकी दूरी ज्यादा उसका v ज्यादा, और जिसकी दूरी कम उसकी v भी कम होगी। यानी कि रेखीय चाल v तो होती है अलग अलग, लेकिन कोणीय चाल क्या रहती है, समान रहती है। तो भिन्न भिन्न रेखीय चाल परंतु समान कोणीय चाल रखते हैं। आगे चलते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार एक कैपिटल एम द्रव्यमान व कैपिटल आर त्रिज्या के बेलनाकार कोष खोखला बेलन के लिए वाई बाई डैश अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण होगा। तो ये जो अक्ष है इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण पूछा है, बहुत आसान है ये। वाई बाई डैश के सापेक्ष कैसे निकालेंगे, तो इसका पता होना चाहिए आपको। फिर हम समांतर अक्षों की प्रमेय लगा देंगे। बीच की दूरी कितनी होगी, आर होगी, और बेलन का द्रव्यमान कितना है, एम। तो ये जो है बेलन कैसा है, खोखला बेलन। खोखले बेलन को हम ऐसे चकती की तरह ट्रीट कर लेंगे, और इस अक्ष के सापेक्ष पूछा आपसे जड़त्वाघूर्ण, तो इसका पता होना चाहिए। इसका जितना भी होगा उसमें इसका कितना होता है, इसका होता है एम आर स्क्वायर, प्लस में हम क्या करेंगे, पिंड का द्रव्यमान रखेंगे और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग कर देंगे। तो ये था इस अक्ष का, प्लस में इन दोनों की दूरी का वर्ग गुणा द्रव्यमान, कितना आएगा ये 2mr²। कौन सी प्रमेय से हल कर दिया हमने, समांतर अक्षों की प्रमेय से। समांतर अक्षों की प्रमेय से सोल्व कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। अब उपरोक्त प्रश्न 52 में घूर्णन त्रिज्या के का मान क्या होगा, तो आई का मान कितना है 2mr²। आई का मान आया है 2mr²। घूर्णन त्रिज्या के लिए आपको क्या करना है, आई की जगह लिखना है mk²। कि घूर्णन त्रिज्या वो होती है जिसके वर्ग को पिंड के द्रव्यमान से गुणा करती है आई का मान प्राप्त हो जाता है। तो एम से एम कट जाएगा, तो के बराबर आएगा √2r। दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे ना, तो रूट आ जाएगा 2 पर, और आर का वर्ग हट जाएगा, तो √2r आ जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको। आगे चलते हैं हम। निम्न में से असत्य कथन छांटना है। तो जड़त्वाघूर्ण का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है, ये बात बिल्कुल सही है। समान आकृति द्रव्यमान त्रिज्या के लिए दी गई अक्ष के सापेक्ष ठोस व खोखली वस्तु में खोखली वस्तु का जड़त्वाघूर्ण अधिक होता है। बिल्कुल ये कह रहा है कि दो गोले हैं, मान लो एक खोखला और एक ठोस है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, यानी कि यही 5 किलो का है और ये भी 5 किलो का है। तो खोखला गोला है, उसका द्रव्यमान सारा कहाँ होता है, सतह पर होता है, लेकिन इसमें यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इसमें द्रव्यमान वितरण ज्यादा दूर है, ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा दूरी पे, लेकिन इसका तो बढ़ते बढ़ते यहाँ कम ही पहुंचेगा। तो हमेशा ही आई ठोस का जड़त्वाघूर्ण आई खोखली से कम होता है, खोखली का ज्यादा होता है, क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा दूर होता है। तो ये बात सही है। जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान वितरण तथा घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। बिल्कुल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, और घूर्णन अक्ष कौन सी है उस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि आप शक्ति के लिए बात करें तो अलग अलग अक्षों के लिए जड़त्वाघूर्ण का मान अलग अलग होता है। जड़त्वाघूर्ण बल आघूर्ण में कोणीय संवेग के व्युत्पन्नपाती रूप से निर्भर करता है। तो जड़त्वाघूर्ण को बल आघूर्ण और कोणीय संवेग के मान से कोई मतलब नहीं है। जड़त्वाघूर्ण सिर्फ इन्हीं बातों पर निर्भर करता है, इसके अलावा किसी बात पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बल आघूर्ण और कोणीय संवेग हैं वो जड़त्वाघूर्ण पर निर्भर करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। असत्य छाड़ना, यह सत्य। द्रव्यमान m व त्रिज्या r की एक चकती क्षैतिज तल पर कोणीय चाल ओमेगा से लुढ़क रही है। चकती के कोणीय संवेग का मान मूल बिंदु O के परितः कितना होगा। चकती का कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग ज्ञात करना है। कोणीय संवेग, तो आप देखिए कि ये जो चकती है वो लोटनी गति कर रही है। कौन सी गति कर रही है,
लौटनी गति कर रही है, लौटनी गति कर रही है, तो जो कोणीय संवेग होगा वो लौटनिक प्लस में क्या होगा, एल घूर्णन दोनों होंगे। लौटनी कितना होगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो द्रव्यमान कितना एम, तो लौटनी गति करिए तो मतलब एक तो सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, लौटनी गति वो होती है जिसमें स्थानांतरणीय गति भी होती है और घूर्णन गति। तो ये एक तो आएगा एल स्थानांतरणीय, स्थानांतरीय, और एक आएगा एल घूर्णन, दोनों आएंगे इसमें। तो एल स्थानांतरीय क्या होता है, स्थानांतरीय मतलब रेखीय गति हो रही है ये समझ लो। तो इस रेखीय गति में कितना होता है कोणीय संवेग एम बी आर, तो एक तो होगा एम बी आर प्लस में घूर्णन गति में क्या होगा आई ओमेगा, दो हो जाएंगे। अब आई कितना होगा, तो ये क्या दी हुई है चकती, और चकती के लिए जड़त्वागुण कितना होगा, ये इस अक्ष के सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण जो होगा वो होगा आई बराबर होगा एम आर स्क्वायर बट्टा 2, और जो v है उसको मैं ओमेगा आर लिख सकता हूँ, तो ये होगा एम ओमेगा आर इंटू आर, प्लस में आई का मान कितना है, वो है एम आर स्क्वायर बट्टा में 2 और ओमेगा, तो ये आएगा एम ओमेगा आर स्क्वायर प्लस 1/2 एम ओमेगा, तो ये 1 एम ओमेगा आर स्क्वायर और ये आधा, ये कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। यानी कि हम स्थानांतरण गति और घूर्णन गति दोनों को ध्यान में रखते इसको सोल्व करेंगे। लुढ़क रहा है ना ये, तो घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, इसीलिए दो तरीके कोणीय संवेग को जोड़ते हम इसकी गणना। एम द्रव्यमान व आर त्रिज्या की एक चकती की परिधि पर v वेग से एक एम द्रव्यमान का कॉकरोच वामावर्त दिशा में चल रहा है। चकती का अक्ष के परितः जड़त्वागुण आई है और चकती ओमेगा कोणीय वेग से दक्षिणावर्त घूम रही है। यदि कॉकरोच रुक जाए तब चकती का कोणीय वेग होगा। आप समझिए कि ये चकती ऐसे और एम द्रव्यमान है इसका और त्रिज्या कितनी है इसकी आर, और इस पे कॉकरोच है जो कैसे घूम रहा है वामावर्त, वामावर्त का मतलब वो ऐसे घूम रहा है और दक्षिणावर्त का मतलब ऐसे, तो जो यहाँ पे कॉकरोच है वो ऐसे घूम रहा है, उसकी रेखीय चाल मान लेते हैं पी है, तो इसका जो कोणीय संवेग होगा इसका वो निकालेंगे अपने, और इस शक्ति का कोणीय संवेग निकालेंगे। प्रारंभ में अलग होगा और बाद वाली स्थिति में अलग होगा, ये भी है। कैसे करेंगे कि शक्ति कैसे घूम रही है दक्षिणावर्त दिशा में, शक्ति दक्षिणावर्त दिशा में, शक्ति का आपको पता है जो कोणीय संवेग होता है वो कितना होगा, वो होगा जड़त्वागुण आई है और शक्ति कितने कोणीय वेग से घूम रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ये मान लिया क्या दिया हुआ है, ये प्रारंभिक कोणीय संवेग निकाल रहा हूं। प्लस में ये होगा, लेकिन ये किधर घूम रहा है, ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है, शक्ति कैसे घूम रही है दक्षिणावर्त, तो इसका कोणीय संवेग तो होगा ऐसे ऊपर की ओर अंगूठे की दिशा में, और ये चकती ऐसे घूम रही है तो किधर होगा नीचे की ओर, यानी कि दोनों के कोणीय संवेग की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो इसीलिए मैं इसके वाले मान को माइनस में ले लूंगा एम बी आर। अब अंतिम कोणीय संवेग कितना होगा फाइनल, वो होगा कि चकती का तो जड़त्वागुण आई है प्लस में, अब ये रुक गया है, पहले तो ये घूम रहा था अब रुक गया, रुकते ही क्या होगा सीधा सा है कि इसके द्रव्यमान को दूरी के वर्ग से गुणा करके इसका जड़त्वागुण आ जाएगा, और किस वेग से घूमेंगे ये, वो नया कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा 2। ठीक है, ऐसे कर देना इसको, और बाहर से कोई बल लागू नहीं लगा, इसका मतलब एल आई है वो एल एफ के क्या है बराबर है, तो ये आएगा आई ओमेगा माइनस एम बी आर बराबर आई प्लस एम आर स्क्वायर गुणा में ओमेगा 2, तो यहाँ से ओमेगा 2 बराबर आएगा आई ओमेगा माइनस एम बी आर बट्टा में आई प्लस एम आर, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये होता है। पहले दोनों का प्रारंभिक कोणीय संवेग निकाला और फिर बाद वाला,
ये तो है जब दोनों एक दूसरे के विपरीत घूम रहे थे, ये है जब कॉकरोच रुक गया है। रुकने के बाद अंतिम कोणीय संवेग ऐसे आएगा और फिर हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे इस पर। क्रमशः 55 kg तथा 65 kg द्रव्यमान के दो व्यक्ति एक नाव के विपरीत सिरों पर बैठे हैं। नाव की लंबाई 3 मीटर तथा द्रव्यमान 100 kg है। 55 kg द्रव्यमान का व्यक्ति 65 kg द्रव्यमान वाले व्यक्ति की ओर चलकर साथ बैठ जाता है। यदि नाव रुके पानी में है तो इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र स्थानांतरित हो जाएगा। एक नाव है जिसमें दो आदमी बैठे। अब क्या हो रहा है कि नाव पानी स्थिर एकदम, नाव एक आदमी है जो 55 kg वाला और 65 kg वाले की तरफ है। जैसे पहले क्या कंडीशन है, मानो द्रव्यमान केंद्र बीच में, अब 55 वाला 65 वाले की तरफ आ गया तो हमारे को ऐसा लगता है कि अब द्रव्यमान केंद्र है जो नॉर्मली ज्यादा द्रव्यमान की तरफ होता है तो वहां चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आदमी और नाव एक सिस्टम है, यानी कि दोनों आदमी एक निकाय का हिस्सा है, बाहर से कोई नहीं है। तो उस निकाय के अंदर कोई चेंज हो रहा है वो आंतरिक बलों के कारण होता है, बाह्य बलों के कारण नहीं होता। तो बाह्य बल 0 है तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और द्रव्यमान केंद्र स्थानांतरित नहीं होगा। बाह्य बल कितना है, बाह्य बल बराबर 0। द्रव्यमान के अंदर जो CM है, सेंटर ऑफ मास, वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो कितने मीटर स्थानांतरित होगा, जब होगा ही नहीं स्थानांतरित तो कितना आएगा, 0 मीटर। M द्रव्यमान में R त्रिज्या के तीनों बलों को दर्शाए गए चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। निकाय का जड़त्व आघूर्ण y डैश अक्ष के सापेक्ष होगा। तो इसमें 3 बल्ले बनाई गई है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे तीन बल्लों को, आप गौर से देखिए कि ये जो बीच वाली अक्ष है वो एक के तो व्यास से गुजर रही है, एक के तो इसके तो व्यास से गुजर रही है और इसके जो है स्पर्श रेखीय, दोनों के क्या है, स्पर्श रेखीय और व्यास सतह है। इन दोनों यानी कि पहली दूसरी के तो क्या है, स्पर्श रेखीय, तीसरी के क्या है, व्यास सतह। टोटल जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, वो होगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका कितना होगा वल्य का व्यास के सापेक्ष, तो वल्य का व्यास के सापेक्ष होता है mr² बट्टा 2 प्लस में mr², एक वल्य के लिए तो ये होगा 3/2 mr²। तो पहले का भी 3/2 mr², दूसरे का भी 3/2 mr², लेकिन तीसरे का सिर्फ व्यास होगा यानी कि mr² बट्टा 2। तो ये हो जाएगा 7/2 mr²। तो ये आएगा इसमें, ये अक्ष है वो दोनों के लिए व्यास और स्पर्श रेखीय बनेगी और दूसरे के लिए क्या बनेगी, ये दूसरे के लिए क्या बन जाएगी, ये दो जो है इनके लिए क्या बन जाएगी, इनके लिए ये, इन दोनों के लिए तो व्यास और स्पर्श रेखीय और इसके लिए सिर्फ व्यास। ऐसे खोल करते चित्र में दिखाए अनुसार एक छड़ पर दो असमान बल समान क्रिया रेखा के अनुदिश क्रियाशील है, तब निम्न में से क्या सत्य है। आप देखिए कि दोनों बल हैं वो अलग अलग है लेकिन क्रिया रेखा समान है, क्रिया रेखा समान है दोनों की, मतलब एक ही रेखा पे लग रही है, क्रिया रेखा समान है और बलों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन बल जो F1 है और एक F2 है, दोनों के मान आपस में बराबर नहीं है, तो एक बल ज्यादा और एक बल कम है। तो परिणामी बल जो आएगा वो आएगा F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, जो कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि एक बल ज्यादा और एक बल कम है। तो जो परिणामी बल है समीशन F वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। लेकिन क्रिया रेखाएं समान है, बल विपरीत दिशा में लग रहा है लेकिन क्रिया रेखाएं क्या है, समान है, तो बल आघूर्ण 0 होगा, यानी कि वस्तु घूमेगी नहीं। मतलब कोई वस्तु को आप एक ऐसे खींच रहे हो और एक ऐसे खींच रहे हो तो कभी भी वस्तु घूमेगी नहीं। अगर यही कंडीशन होती सेम इसमें ऐसे, कैसे होती, इसमें ऐसे हो जाती, एक इधर लगता बल और एक इधर। अब क्रिया रेखा, इसकी क्रिया रेखा ये होती, इसकी क्रिया रेखा ये होती, तब वस्तु क्या हो जाती, घूम जाती, तब बल आघूर्ण लगता। फिलहाल बल आघूर्ण कितना लगेगा, समीशन 2 है वो कितना लगेगा, 0। बल है वो 0 के बराबर नहीं होगा लेकिन बल आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं लेकिन क्रिया रेखा क्या है, समान, तो बल आघूर्ण 0। स्थिति सदिश R के कण का रेखीय संवेग P है।
मूल बिंदु के परितः इसके कोणीय संवेग L के संबंध में निम्न में से सत्य कथन है। P रेखीय संवेग है, R स्थिति सदिश है, R स्थिति सदिश, P रेखीय संवेग है, तो L बराबर होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, L बराबर होगा RP साइन थीटा, ये होता है। और L की दिशा किधर होती है? इन दोनों से बने तल के लंब। P के अनुदिश L क्रियाशील है नहीं, L है वो R के भी लंबवत है L वेक्टर, और L वेक्टर है वो P वेक्टर के भी लंबवत है। आप याद रखें, दो सदिश गुणनफल हो रहे हैं दो का, जिसका उत्तर कोई तीसरा रहा है तो वो इन दोनों की क्या रहता है? लंबवत रहता है। तो ये भी गलत है। आर एल के अनुदिश मतलब उसकी दिशा में क्रियाशील नहीं है, लंबवत है। पी आर के समांतर होने पर एल अधिकतम होगा, पी आर के लंबवत होने पर अधिकतम। तो पी और आर के बीच में कितना डिग्री कोण होगी? साइन अधिकतम हो, साइन का मान अधिकतम 90 डिग्री पे होता है, यानी कि आर और पी दोनों क्या होने चाहिए? लंबवत। तब साइन थीटा का मान 90 डिग्री होगा और मान मैक्सिमम होगा। साइन का मान अधिकतम एक ही होता है, तो पी व आर के लंबवत होने पर एल अधिकतम होगा। अब अगला प्रश्न है, भुजा ए व बी की एक समान आयताकार प्लेट आर तथा भुजा सी की एक वर्गाकार प्लेट एस चित्र में दिखाए अनुसार द्रव्यमान व क्षेत्रफल में समान है, तो आई एक्स आर बट्टा में आई एक्स एस इज लेस देन 1, आई वाई आर बट्टा में आई वाई एस इज ग्रेटर देन 1। उपरोक्त में से कौन सा संबंध सही है? आप इस चित्रों को ध्यान से देखेंगे, ये आयताकार प्लेट है और ये वर्गाकार, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। अब इसमें गौर से देखें तो आप देखिए कि ये भुजा और ये भुजा और इसकी कोई भी भुजा, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी भुजा है? तो ए सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी कौन होगी? सी, और सबसे छोटी कौन सी होगी? बी। ये होगा, आयत की लंबाई ज्यादा होगी लेकिन चौड़ाई है वो इसकी वर्ग की लंबाई से क्या रहेगी? कम रहेगी, यही है। और जड़त्वा गुण का क्या है? जड़त्वा गुण है वो दूरी के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि जिसकी भुजा ज्यादा लंबी उसका जड़त्वा गुण ज्यादा। बस अब क्या है इसमें? अब इनमें अलग अलग अक्ष छांटनी है। पहली है आई एक्स आर, इसका मतलब है कि आपको कौन सी अक्ष लेनी है? ये वाली अक्ष लेनी है, और इसके सापेक्ष जड़त्वा गुण, और फिर आपको आई एक्स एस यानी कि एस जो प्लेट है उसकी भी यही अक्ष लेनी है, ये जड़त्वा। तो मैं यदि आई एक्स आर बट्टा में आई एक्स एस करूं तो सिर्फ इससे, तो आई एक्स आर का मान किसके बराबर होगा? आई एक्स आर। तो आई एक्स आर प्लेट का कितना होगा? तो इससे आप देखिए ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी पर है, इधर उधर दोनों साइड में देखें तो कितनी दूरी पर है? बी। आधा देखें तो बी बाई 2 है, ये भी बी बाई 2 है, यानी कि मैं इसको बी लेके चल रहा हूं कि ये बी स्क्वायर होगा इसका मान, और आई एक्सेस का कितना होगा? सी स्क्वायर। लेकिन बी है वो सी से छोटा है, यानी कि ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से क्या है? छोटी। तो ये छोटी संख्या है और नीचे वाली क्या है? बड़ी। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का भाग देंगे तो मान एक से क्या आएगा? छोटा आएगा। तो ये बात सही है कि आई एक्स आर का मान आई एक्स से क्या होगा? छोटा होगा, एक से छोटा होगा। ठीक है। अब इसी प्रकार आई वाई आर बट्टा में आई वाई एस करना है, तो आई वाई आर देखिए अब की बार ये अक्ष लेनी है, तो अब की बार देखिए कि इससे द्रव्यमान वितरण कितनी दूरी पर है? आई ए बाई 2 और इधर भी ए बाई 2, मैंने 2 का नहीं जिक्र किया, मैं ए स्क्वायर ले रहा हूं। और फिर आई वाई एस यानी कि एस की कौन सी अक्ष लेनी है? वाई एक्स। ये आई वाई एस है, ये आई वाई आर है, ये आई एक्स आर है, और ये आई एक्स एस है। तो आई वाई एस कितना होगा? तो इससे भी कितनी दूरी पर है? सी दूरी पर है, लेकिन ए तो सी से बड़ा है, यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या छोटी। तो ये जो अब बड़ी में छोटी का भाग देंगे तो ये मान एक से क्या आएगा? ये वाला मान एक से बड़ा आएगा। तो ये आई बाई आर है वो एक से क्या रहेगा? बड़ा, एक से बड़ा है। इसका मतलब ये जो संबंध है उनमें पहला और दूसरा दोनों ही क्या है? सही है। पहला और दूसरा दोनों ही संबंध क्या है? सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बल आगुण बल की घूर्णी सदस्य होता है। बिल्कुल बल आगुण, थोड़ी सी लाइन में कंफ्यूज हो सकते हो आप। बल का घूर्णन प्रभाव है वही कौन है? बल आगुण, ये बात कह रहे हैं। तो ये कथन सही है। किसी बेलन की किसी नत समतल से नीचे की ओर लौटनी गति
स्थानांतरण में घूर्णन गति होती है। तो नत समतल कौन सा होता है? ये समतल। इससे बेलन को छोड़ा है आपने यहाँ से, तो ये घूमेगा भी और आगे ही बढ़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब ऐसे आ रहा है स्थानांतरण गति, और घूम रहा है मतलब घूर्णन गति। दोनों का मिक्स होते हैं वो लौटने गति। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। यदि प्रयास भुजा भार भुजा से बड़ी है तो यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। तो यांत्रिक लाभ जो होता है वो होता है प्रयास भुजा बटा में भार भुजा। ये शायद थोड़ा सा आउट ऑफ है क्वेश्चन। प्रयास भुजा अगर बड़ी है तो अगर ये वाली मान बड़ा है, ये छोटा है, तो मान 1 से क्या आएगा? बड़ा है। लेकिन ये क्या करे? 1 से कम होता है। तो यही ऑप्शन इसका असत्य है, गलत कथन। तो इसका असत्य कथन कौन सा, गलत कथन कौन सा? सी हो जाए। और ये कह रहा है विस्तारित पिंड यानी कि बहुत बड़ा लंबा फैला हुआ पिंड है, उसका द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र संपाती नहीं होते। हाँ, उसके द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र, नॉर्मली छोटी वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र एक जगह ही होते हैं। लेकिन बहुत बड़ा पिंड है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फैला हुआ है, उसके लिए ये दोनों चीजें एक जगह संपाती होना जरूरी नहीं है। कथन किसी उबले हुए अंडे को बिना उबले हुए कच्चे अंडे से घुमाकर आसानी से विभेदित कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं कि उबले हुए अंडे में क्या होता है कि जो द्रव्यमान है वो पक चुका होता है, सब जगह जम चुका होता है, तो उसका फिक्स है। लेकिन बिना उबले अंडे में क्या है कि लिक्विड होता है। जब घुमाते हैं किसी वस्तु को, लिक्विड सारा कहाँ आ जाता है? सतह के चिपक जाता है। द्रव्यमान वितरण ज्यादा हो जाता है, ज्यादा दूर हो जाता है, तो जड़त्व आघूर्ण ज्यादा हो जाता है। यानी कि जो बिना उबला अंडा है, बिना उबला अंडे का जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होता है किससे? उबले अंडे से। अब अब जड़त्व आघूर्ण अलग अलग हैं, तो हम दोनों में फर्क कर सकते हैं कि कौन सा उबला हुआ है और कौन सा बिना उबला हुआ है। अब तर्क क्या दे रहा है ये कि कठोर उबले अंडे में जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है। नहीं, ये तर्क गलत है। कठोर उबले हुए अ, अंडे का जड़त्व आघूर्ण कम होता है किससे? बिना उबले से। क्योंकि बिना उबले हुए में द्रव्यमान सारा कहाँ चला जाता है? यहाँ पर, यहाँ सतह के पास होता है, जबकि उबले में सब जगह द्रव्यमान होता है। तो ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा दूरी पर किस में होता है? बिना उबले अंडे में। द्रव्यमान वितरण जितना ज्यादा दूर, ज्यादा द्रव्यमान जितने ज्यादा दूर, जड़त्व आघूर्ण उतना ही ज्यादा होता है। तो मतलब ये कथन तो ठीक है, लेकिन तर्क है वो गलत है। तो कथन सही है परंतु तर्क गलत है। कोणीय वेग सदिश की दिशा निम्न में से किसके अनुदिश होती है? तो कोणीय वेग है वो एक अक्षीय सदिश राशि है और उसकी दिशा हमेशा अक्ष पर होती है। अगर वस्तु ऐसे घूम रही है तो अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर, अगर वस्तु ऐसे घूम रही है तो अक्ष के अनुदिश नीचे की। तो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। आगे चलते हैं। ए त्रिज्या एम द्रव्यमान की एक समान चक्ति क्षैतिज तल में केंद्र से पारित लंबवत अक्ष के सापेक्ष मुक्त रूप से कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। अचानक एम द्रव्यमान का कण चक्ति की नेमी पर चिपक जाता है, चिपक कर इसके साथ घूर्णन करने लग जाता है, तो नई कोणीय चाल होगी। तो एक चक्ति है, त्रिज्या ए है, द्रव्यमान कितना है? और लंबवत अक्ष के साथ मतलब अपनी इसकी ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष शक्ति का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? एम ए स्क्वायर बटा में 2 होता है। ठीक है। और कितना कोणीय वेग है इसका? ओमेगा। तो पहले जड़त्व आघूर्ण I1 है और कोणीय वेग ओमेगा 1 का मान ओमेगा है। बाद में क्या हो गया? बाद में हो गया कि इस पर एक एम द्रव्यमान का कण और बैठ जाता है। तो अब जड़त्व आघूर्ण कितना हो? वो होगा I2 बराबर एम ए स्क्वायर बटा 2, और जो एम द्रव्यमान का कण बैठा है उसकी दूरी कितनी होगी? वो दूरी होगी घूर्णक से ए, तो उसका जड़त्व आघूर्ण होगा एम ए स्क्वायर, सीधा एम ए स्क्वायर। और नया कोणीय वेग मान लेते हैं ओमेगा 2 है, वो आपको ज्ञात करना है। तो वो बैठा है आके, कोई बाहर से कोई बल लागू लगाया नहीं है, तो बल लागू कितना है? 0 है। तो L1 बराबर होगा L2, यानी कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। कोणीय संवेग बराबर रहेंगे प्रारंभिक और अंतिम। तो ये होगा एम ए स्क्वायर, I1 का मान एम ए स्क्वायर बट्टा 2 ओमेगा बराबर I2 का मान कितना है? I2 का मान हो जाएगा 3/2 एम ए स्क्वायर, 3/2 एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। 2 से 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। तो जो ओमेगा 2 आएगा वो आएगा ओमेगा बाई 3, ओमेगा बाई 3 आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, कोणीय संवेग से सृष्टि कर देंगे इसको।
तो मैं देख लेता हूँ लास्ट क्वेश्चन यही है क्या। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन ये था। तो आप अगले टेस्ट की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।